सभी नमस्कार, अभिनंदनाबाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अंग्रेजी में कहते हैं वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। सो भाई, सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है एक कि भाई हमारी एक तीसरी सीट जो है पीछे वाली वो खाली है गेस्ट के लिए। सो आप लोगों को सभी को निमंत्रण देते हैं जो भी हमारे साथ आके शेयर करना चाहते हैं अपने जीवन की गाथा या हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या फिर बिजनेसमैन है कोई, वो हमारे साथ अपने बिजनेस को शेयर करना चाहता है, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी हमारे कोई भी है, मतलब इवन कोई भी एनीवन, सबके लिए ओपन है यार। मतलब अगर आप चाहते हो, जैसे हमने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है पॉडकास्ट की, हम लोग इसमें बहुत ही कॉमन टॉपिक्स को कवर करते हैं। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं या फिर कोई भी अगर जब ये वीडियो देखता है, तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर बात करना, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप हमें बताइए कमेंट्स में, हम श्योरली उसके ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिएगा अपना कि भाई मुझे बात करनी है, या आप हमें सीधा सीधा इंस्टा पे हमारे गो एक्सप्लोर फॉर यू इंस्टाग्राम है, उस पर हम हमें डीएम कर सकते हैं। तो आप हमें डीएम करें, डेफिनेटली विल रीच यू आउट एंड विल डू अ पॉडकास्ट विद यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब टॉपिक आज का क्या होने वाला है, देखो होता क्या ना, हम कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, राइट। तो पैसा कमाते हैं भाई। अब पैसा कमाते हैं पहली तारीख में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, महीना एंड होते 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 भाई साहब खाली, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है हमारी सैलरी का। ईएमआई में चली गई, कुछ खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, मूवी देख ली, लंच पे चले गए, या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट आ गई, मेडिसिन हो गई, घर की क्योंकि बीमारियां भी आजकल चल रही हैं भाई, तो उसमें भी बहुत खर्चा होता है। अब एक ऐसा फंड हमारे पास होना चाहिए इमरजेंसी का, वो कैसे आए, टोटली मिला के कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का जो टाइटल है हाउ टू सेव मनी, करेक्ट, पैसा कैसे सेव करें। मैं 40 का हो गया हूँ, ये आई थिंक मेरे ख्याल से 35 के 35, ठीक है। तो भाई इस उम्र में आके हमें बुद्धि आई है कि हाँ भाई पैसा सेव भी करना होता है, करेक्ट, ठीक है। अभी तक हम ये चल रहे थे, आया, कमाया, खोया, खिंडाया, ये खरीदा, वो खरीदा, जूते पसंद आए तो जूते खरीद लिए, शर्ट पसंद आई तो शर्ट ही खरीद लिए, अच्छा आज वहाँ चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज ये पी लिया, आज वो खा लिया, जो अच्छा दिखा खरीद लिया, ले लिया, ये चल रहा था जिंदगी। लेकिन अब 40 साल की उम्र में जाके बुद्धि आई है, बड़ी लेट आई है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई आई है तो आई है, क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो अब ये दिमाग में आई, मैंने कहा जो हमें बुद्धि आ गई है तो हम क्यों ना ये थोड़ी सी बुद्धि सबको दे दें भाई। जिसको लेनी है वो ले ले, जिसको नहीं लेनी है भाई वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे भाई कि नहीं लेनी, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो मर्जी। तो जैसा दीपक जी ने आप लोगों को बताया कि आज का टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सेविंग कैसे करें। इसका पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम बात ही क्यों कर रहे हैं कि हम सेविंग कैसे करें। ये चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट उन लोगों के लिए है। देखिए, जैसे दीपक जी ने बोला कि ये 40 की उम्र में ये चीज़ को समझा कि भाई सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे 35-36 की उम्र में ये चीज़ समझ आई कि भाई सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और कैसे की जा सकती है वो आज के टाइम पे समझ आता है। हैड इट बीन कि आज से अगर यही चीज़ हमें 10 से 12 साल पहले समझ आ जाती कि भाई ये तरीके हैं आपको पैसा सेव करने का, तो शायद आज की डेट में हम लोगों के पास एक काफ़ी आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है हमारे पास बैंक अकाउंट में। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा एक चीज़ आप लोगों के लिए कि हमें 40 साल की उम्र में बुद्धि आई है। पता क्या है, पता तो हमें बहुत पहले से था कि हाँ सेविंग करनी होती है। घर वालों ने भी बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, किसी ने बताया घर वालों ने भी कि हाँ सेविंग करनी होती है। लेकिन एक चंचलता की वजह से कह लो, या फिर एक आलस की वजह से कह लो, या चंचलता जो हमारी होती है, नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, जरूरत नहीं समझी कभी सेविंग करने की। लेकिन अब आके समझ में आती है बात, जब बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, सेविंग बहुत जरूरी थी। जब बुरा समय आदमी के ऊपर आता है तब समझ में आते हैं हाँ यार सेविंग होती तो बच जाते, अच्छा रहता, इस परिस्थिति में ना पड़ते, वो वाली कहानी होती है। बट ये है कि जो भाई अभी हमारे यंग हैं, है ना, यंग एज में है, यंग एज में है, जो अभी सिंगल हैं, नौकरी कर रहे हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये कि आप पैसे को सेव करना सीखो। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अभी मैं दीपक जी से जस्ट यही बात कर रहा था कि यार आज के टाइम पे देखो इन्फ्लेशन सब लोग बात करते हैं, महंगाई बढ़ गई। यार महंगाई आपके हाथ में तो है नहीं,
वो तो बढ़ती रहेगी। अब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो अपना गाड़ी में या स्कूटर में तेल भरवाने के लिए, मान लीजिए तेल आज के टाइम पे आई थिंक 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से चल रहा है। आप जाके उसको बंदे को अगर ये बात बोलोगे कि यार 100 की जगह यार 95 का पेट्रोल भर दे यार, अभी इतना ना थोड़ा हार्ड टाइट चल रहा है, क्या वो सुनेगा आपकी बातों? कहेगा भाई गाड़ी आगे कर ले अपनी, और जब तेरे पास 100 रुपये आ जाए ना तब आके यहाँ पे तेल भरवा लियो अपना। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आपके हाथ में नहीं है भाई, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आप जैसे आज से ये मान के चलो 10 साल पहले जो पेट्रोल का प्राइस था आज क्या है, 10 साल पहले सोने का क्या प्राइस था वो आज क्या है, तो मैं उसी अजम्पशन से अगर देखूं तो भाई ये ग्राफ तो ऊपर ही जाने वाला है, बिल्कुल ये नीचे नहीं आएगा। दीपक जी आज की डेट में सोना 75 टच करके 70 पे आ चुका है भाई साहब। 75,000 का 10 ग्राम, 1 तोला जिसे कहते हैं, 75,000 का, जो कभी मेरे याद है 3,000 रुपये तोला हुआ करता था। लास्ट 59,000 था अभी 3-4 महीने पहले, वो 75 टच करके 70 पे वापस आ चुका। आज का रेट मेरे ख्याल से 70-72 का है। तो सोचो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। करेक्ट, चीजें तो महंगी होंगी भाई, अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। एग्जैक्टली तो इन्फ्लेशन, महंगाई आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जो चीज़ है वो है कि जितना पैसा आपको मिलता है मे बी, और सैलरी या आपके बिजनेस से या जिस भी तरीके से आप पैसे को कमाते हो, उसको आप बचत में लाना सीखो। कि ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आ रहा है आप महीने में उतना पैसा उड़ाते रहो। एट द एंड ऑफ द डे, जैसा दीपक जी ने अभी बात करी कि जब ज़रूरत होती है ना भाई, आपके अकाउंट का ही पैसा सबसे पहले काम आता है। या तो माँ बाप काम आते हैं, दोस्त यार, चलो कोई एक आपका अच्छा कोई दोस्त यार है तो उसने आपकी मदद कर दी, बट मेनली होना चाहिए कि आप अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद तैयार होने चाहिए। और हमेशा ये चीज़ ये एप्लीकेबल नहीं है कि इमरजेंसी के लिए आपको पैसा चाहिए। यार फिजूल खर्ची करनी क्यों है? अगर आपका इतनी मेहनत करके, भागा दौड़ी करके, गर्मियों में पसीना बहा के आप उस पैसे को कमाते हो, तो यार उसको थोड़ी सी इज्जत करना स्टार्ट करो कि यार उसको अपना थोड़ा हाथ कंट्रोल रख के आप उसको स्पेंड करना चालू करो। मे बी कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, उस टाइम पे आपको फंड्स काम आ जाएंगे। आप कहीं घूमना जाना चाहते हो उसके लिए फंड्स काम आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड लेने से बच जाओगे, जो आज के टाइम पे इम्पल्स परचेजिंग के नाम मत लेना भाई, कभी मत लेना भाई साहब, मारेंगी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी। अपनी कबर खुद खोदोगे अगर क्रेडिट कार्ड लोगे, ठीक है, मैं खोद चुका हूँ, मत करना ऐसा भाई साहब, भुगत रहा हूँ अभी तक, तो कभी मत करना, बहुत गलत चीज है मेरे भाई, तोबा। वो एक ऐसी साइकिल है ना क्रेडिट कार्ड वाली, बहुत गंदा, एक बार उसमें ले लो। देखो जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड वाले, दीपक जी एक बहुत बढ़िया बात आपको हमेशा बोलेंगे अपनी सेल करने के लिए कि सर आप ले लो, कोई चार्जेस नहीं है उसके, आप रखे रहना सर। हाँ, आपको अगर जरूरत नहीं है सर, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, तो वो ये टैक्टिक्स आपके दिमाग के साथ लगाते हैं। और ट्रस्ट मी, आपने एक बार अपना क्रेडिट कार्ड अगर ले लिया, 101% गारंटी देता हूं, आपका विद इन 2 महीने के अंदर आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करोगे परचेज करने के लिए, चाहे आपका कुछ ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा अरे है तो क्रेडिट कार्ड। और आप फिर आप देखोगे कि आपने जो थोड़े बहुत अमाउंट उस पर स्पेंड करी थी, अरे मिनिमम अमाउंट ड्यू तो बस 1500 रुपए, 800 रुपए जा रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन ये अमाउंट आपकी इतनी पहुंच जाएगी ना कि फोन कर करके जान खा जाएंगे आपकी, अगर पेमेंट लेट हो गई आपकी। ये बात ध्यान में रखना हमेशा क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू कुछ नहीं होता, मिनिमम तो कभी पे ही मत करना, फुल पे करो अगर है तो भाई साहब। बराबर, मिनिमम से क्या होता है, वो सारा इंटरेस्ट पेनल्टी में चला जाता है, मूल जुगा तो आपका रखा रहता है। सपोज कीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का बिल किया 10,000 रुपए, ठीक है, मिनिमम बनाया उन्होंने 3,000 रुपए के, 3,000 रुपए करते रहो सर, कोई दिक्कत नहीं है आपका। बाकी वो 10,000 का 25,000, 30,000, 50,000 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मिनिमम पे करते रह जाओगे, उस पर ब्याज लग के कहानी आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है आपके क्रेडिट कार्ड के 60%। आप मतलब जब कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, मुंह खुला का खुला रह जाएगा एक दिन जब बिल आता है ना। उसमें सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? हाँ। हम लोग ना जो टर्म कंडीशन है 99% नहीं पढ़ते। ये आरबीआई के गवर्नर जो है अभी रिसेंटली, उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड, लोन, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन की शीट होती है वो नहीं पढ़ते। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली एक पेज ऐसा भी रखा है जिसमें आप पूरा टर्म कंडीशन में सारा निचोड़ वो बता देते हैं समराइज करके, ये आपकी पेनल्टी लगेगी, ये आपका ब्याज लगेगा, ये इतना इंटरेस्ट रहेगा, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका सारा पूरा कैलकुलेशन करके दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले ने कॉल किया, लड़कियों ने कॉल किया, हाँ जी उठा लिया, बातों में आ गए। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं दिमागदार, फिर भी ले लेते हैं, तो फंस गए। अब जहां फंसे, ये ऐसा जाल है भाई साहब, निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना, बहुत गालियां पड़ती है यार।
तो अवॉइड करना भाई, अवॉइड करो, मत समझ के लेना, अगर लेना है लो मत यार, क्या जरूरत है लो ही मत। ये भुगत चुके हैं, मैं भुगत चुका हूँ, इस चक्कर में भी बता रहे हैं। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई सीए यूट्यूब पे वीडियो बना कह रहा है ऐसे क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाओ, यहाँ लगा रहे घंटा, कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी मत लेना, भूल के मत, 2 सूखी रोटी खा लेना, मत लेना। क्रेडिट कार्ड नाम में क्रेडिट लिखा हुआ है, उधारी वाला कार्ड, उधारी एक बार ले लो बस, उसके बाद उधारी देते रहोगे तुम उनको वापस। आप कितने भी सफल बन लेना भाई साहब कि हाँ अरे नहीं मैं पे करूंगा, अच्छे से चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब बुद्धि ना रखी रह जाएगी एक जगह, मूर्खता वाला काम हो जाएगा। भले आप शॉपिंग ना करें, भले आप कुछ ना करें, लेकिन वो मूर्खता वाला काम हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। रही दूसरी बात जो हमारा मेन टॉपिक है भाई, हाउ टू सेव मनी। देखो अब जो लोग 35 या उससे ऊपर हो चुके हैं उनके लिए मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। जो यंग है अभी 21 साल से लेकर के और 30-35 के बीच में, उनके लिए हमारे पास है अभी से, उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सेविंग स्टार्ट करो। सपोज करो आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं, अभी जॉब लगी है, मिनिमम इतनी वेजेस है 20,000 रुपये जो पहली जॉब होती है, जो लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो IIT IIM है वो है, ठीक है। अपनी सैलरी का, क्योंकि आपके पास कोई बर्डन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है खास, मोस्टली लोगों के पास, मैं कोई 3-4% की बात नहीं कर रहा भाई, उन पे घर की जिम्मेदारी है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग अभी जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिंगल हैं, घर का कोई इतना वो नहीं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी आधी सैलरी 50% आते ही एक तरफ डाल दो भाई साहब, FD करा दो, FD, कोई SIP नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कुछ नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, FD करा दो, या 1.5 लाख रुपए पर साल के हिसाब से PPF खुलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो खुलवा लो, मिनिमम 500 रुपए से खुल जाता है, महीने का 1.5 लाख तक जाता है, टैक्स में छूट भी मिलती है, 20,000 की सैलरी वैसे तो टैक्स लगता नहीं है, पर फिर भी भविष्य में कभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, ऑब्वियस है, 50, 60, 70, 80 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी होगी। PPF मत तोड़ना, 15 साल की लेता है। और एक चीज और बताओ उसकी खास बात PPF की, पहले PPF पे बात कर लेता हूँ। सबसे अच्छी खास बात यह है, सपोज करो आपने कार्ड लिया हुआ था, क्रेडिट कार्ड या लोन लिया हुआ था, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है कि हम कुर्की करेंगे अगर आप पैसा नहीं दोगे, उन्होंने प्रोसेस कर दिया, कुर्की के लिए चला दिया आपका, अब आप क्या करते हैं, यार मेरे PPF में 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे इतना देना है, तो मैं उसमें से निकाल के दे दूं, नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट जो ये आर्बिट्रेशन वाले हैं, ये चाहे भी, कोर्ट चाहे भी तो भी उसका टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये बना ही इसलिए गया है कि आपकी बुरी वक्त में, जब आपके एक एज हो जाएगी, आपके बुढ़ापे के लिए वो बनाया गया है बेसिकली, ठीक है, वो अटैच हो ही नहीं सकता। तो ये मैं क्लियरली बता दूं आपको, वो एक ऐसी सेविंग है 15 साल के लिए, एक 7-8 साल के बाद आप उसमें से कुछ फंड निकाल सकते हैं इमरजेंसी के लिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे आप सपोज करो 1,20,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, तो आप 40-50,000 रुपये उससे निकाल सकते हैं। वो बैंक से आप बात कर लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में खुलवाना, हमेशा प्राइवेट में मत खुलवाना, गवर्नमेंट बैंक में खुलवाना, ठीक है। PNB है, SBI है, यूनियन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये जो मतलब जो भी गवर्नमेंट बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ये बैंक ऑफ इंडिया, राइट, बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, तो ये जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनमें आप किसी में भी खुलवा लीजिए, कभी भी खुलवा लीजिए, जब भी आपको दिन निकले तभी सवेरा। तो जैसे आपने जॉब शुरू करी, पहली सैलरी से भाई साहब PPF खुलवा दो। आप 500 मिनिमम डालने हैं यार महीने के, 500 आराम से निकाल लेता है बंदा, ठीक है, वो PPF में डाल दो, ठीक है। जो 20,000 आए थे, 10,000 निकाले थे हमने, राइट, 5,000 डालो PPF में, 5,000 की FD करा के छोड़ दो, हर महीने FD कराओ 5,000 रुपए की, बैंक बना नहीं करेगा आपको, ठीक है। 5 साल 10 साल, 5 साल 10 साल की ऐसे FD कराओ, हर महीने जैसे आप FD कराते जाओगे, 10 साल बाद देखना आपका हर महीने एक FD मैच्योर होकर आती रहेगी, हर महीने एक FD मैच्योर होकर आती रहेगी, पैसा आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ गया भाई साहब। ये सेविंग के 2 ही तरीके हैं आज की डेट में बता रहा हूँ मैं। SIP डालोगे 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, उतना पैसेंस आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी के भी पास नहीं है यार। लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते आप, पूरी शॉर्ट पे निकल जाते हो, सेकंडों में खट 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 खट। 25 साल कौन वेट करेगा आज की डेट में? ये मेंटिलिटी हो गई है आदमी की। करेक्ट, गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात कह रहे हो आप भाई। मैं ये लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, किस लिए बनाता हूँ? कितने लोग देख रहे हैं? अभी 2 वीडियो बनाई है, एक किसी ने 165 गए हैं या 200 गए मेरे ख्याल से, एक पे 100 भी पूरे नहीं हुए। क्यों? लॉन्ग वीडियो देखता नहीं है कोई। रही कंटेंट की बात, कंटेंट यार आप देखने वाली बात होती है, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना तो चीजें आपको मिलेंगी उसमें,
हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हमें सारी चीज की नॉलेज है। ये जो भी चीजें हम जो भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, कॉमन टॉपिक पे बना रहे हैं और अपने खुद के एक्सपीरियंस से बना रहे हैं। हमने कहीं से पढ़ के उससे नहीं बनाया। जो 40 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया है उसके वो सारा निचोड़ आपको दे रहे हैं इन टॉपिक्स पे। अलग अलग टॉपिक्स पे हमारी क्या सोच है, हमने क्या सोचा है, पता चलना चाहिए ना कि आप यार एक 9.5 लाख के सोशल मीडिया का बंदा आपके सामने बैठा हुआ है जिसके 9.5 लाख फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिला करके मेरे 9.5 लाख फॉलोअर्स हैं सभी पे कुल मिला के, जिसमें मैं यूज्ड कार का प्रमोशंस करता हूँ, यूज्ड कार की आपको वीडियोस दिखाता हूँ। ठीक है, तोमर बैठा है 18-19 साल इसको काम करते होंगे, जॉब करते होंगे कॉर्पोरेट में। अभी ये काम करते हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, इंटीरियर फर्नीचर होता है, उसमें काम करते हैं। किसी को भी चाहिए तो आप ले लेना, जो भी भाई देख रहे हो ऑफिस बना रहे हो नया तो यू कैन अप्रोच हिम। उसके लिए इंटीरियर कुर्सी, चेयर, मेज, ऑफिस जो भी डेकोरेट होता है, राइट सर? करेक्ट। उसके लिए वो अभी बता देंगे, 5 मिनट बाद बता देंगे। पहले मैं खत्म कर लूँ कि भाई इंटीरियर का कैसे क्या रहेगा, वो भी आज इसमें ले लेते हैं टॉपिक में। ठीक है, सो एफडी और पीपीएफ, ये 2 चीजें कर लो। एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक का जाता है। वो इन्फ्लेशन होता रहता है उसमें, ऊपर नीचे, बट ये कि आपको अच्छा मिल जाएगा एक जगह, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफडी डाल दी, बात खत्म होगी। भाई एसआईपी के, म्यूचुअल फंड के, इनके चक्कर में मत पड़ना। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, वो ऊपर नीचे क्या वो खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा पैसा। 2010 में मैंने एक वो लिया था, लोम्बार्ड करके होती थी उस टाइम पे आईसीआईसी बैंक की। ठीक है, मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया, जो मैंने फेस किया, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे एक SIP वो लोम्बार्ड की ली थी एक वो, तो उसमें 2000 या 3000 रुपये महीने का डालना होता था। वो मैंने डालना शुरू किया, कुछ जितने भी साल का था वो साल मैंने पूरे किए। तो जितना मुझे मिलना चाहिए था बेसिकली उतना मिला नहीं, कट पिट के उन्होंने पता नहीं क्या क्या काट डाला और मुझे बहुत ही कम पैसा, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, तो मैंने नहीं उसमें किया। उस पे दीपक जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा बाद में, मतलब जब मैं उस वाले टॉपिक पे आऊंगा, म्यूचुअल फंड और आपका जो स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, उसके बारे में ये बात करेंगे। मैं अभी पीपीएफ जो मुझे ठीक लगता है, बेसिकली अपनी अपनी सोच है यार, अपने अपने एक्सपीरियंस है अलग अलग। ठीक है ना? सो भाई 2 चीजें मैंने बता दी है, पीपीएफ कर लो और ये कर लो। पीपीएफ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। यकीन नहीं आता भाई, एक खोल के देख लेना, 500 रुपए आप महीने की खोलो, 1.5 लाख तक जाती है। जितना हो सके सारा डालते जाओ। 15 साल तक के लिए है, 15 साल से पहले नहीं निकाल पाओगे, पर 15 साल बाद जब निकालोगे, 15 साल आप 21 साल के हैं, ठीक है, अभी 15 साल बाद कितने के हो गए? 36 के हो गए, राइट? 36 साल की उम्र में, यानी कि इनकी साल की उम्र में आपके पास एक अच्छा फंड होगा यार। अच्छा फंड होगा। 40-45 लाख रुपए आपके जेब में होंगे उस टाइम पे, बिना कुछ करे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 5000 महीना डाले थे, बस 500 रुपए महीने डाले थे, या जितने भी 1.5 लाख के हिसाब से जो भी डाला आपने, उस हिसाब से इतने के आसपास जो भी डालोगे उस पर कंपाउंड। आप पासबुक मिलती है, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन चेक कर सकते हो रोज का अपना कि कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, बहुत बढ़िया चीज है मेरे भाई, वो करो। शादी हो जाए, बीबी की करो, बच्चों की करो, सबके डालो ऐसे ही। पीपीएफ खोलो भाई, सही बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज है आज की डेट में, सबसे अच्छा सेविंग का है। और पैदा होते ही बच्चे का पीपीएफ खुलवा दो, जब 15 साल का होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आने वाली होगी, उस टाइम पे आने वाली, उस टाइम मिलेगा। फिर उसको रिन्यू करवा दो अगले 5 साल के लिए। फिर 5 साल में जब वो आगे पढ़ेगा, 10वीं 11वीं में जाएगा, तब पैसा मिल जाएगा। फिर आगे 5 साल के लिए करा दो रिन्यू उसको। ठीक है, जैसे ये रिन्यू होता रहता है, आप चाहोगे तो रिन्यू होगा, नहीं तो मैच्योर हो जाएगा। वो पूछेंगे आपसे, ऑप्शन देंगे, रिन्यू कराना है या विड्रॉ करना है, तो वो आपके हाथ में है। अब ये मैंने बता दिया आपको, एफडी कि कराना गवर्नमेंट बैंक में ही, प्राइवेट में मत कराना, बहुत दिक्कत होने वाली है। कोटक की अभी लंका लगा दी थी आरबीआई ने, नए कस्टमर नहीं बना सकते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड नहीं सेल कर सकते हैं। अभी कुछ उनका कुछ लोचा हुआ था, आप वीडियो देख सकते हैं जाके, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक पे अभी इतना भरोसा नहीं करना है, बेसिकली गवर्नमेंट बैंक पे करो, गवर्नमेंट बैंक में डालो। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी के बैंक के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ। मेरा खुद का अकाउंट है कोटक में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो है कि अभी जो रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइन दी है, आरबीआई ने जो उनके ऊपर एक्शन लिया है, वो मैंने सिर्फ आपको एज ए इन्फॉर्मेशन दिया है। जी सर, अब आप बताइए म्यूचुअल फंड का आप बता रहे थे। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले टॉपिक पे मैं आऊंगा अभी। अच्छा। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ जो आप पैसा सेव करने के लिए अपने लिए कर सकते हो। वर्क्स फॉर मी, और काफी लोग उसको करते हैं, और उससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, आप जो भी अपना हर दिन खर्चा कर रहे हो,
चाहे आपका 1 रुपया भी किसी चीज के ऊपर खर्च हो रहा है ना, एक डायरी मेंटेन कर लो अपनी मंथली एक्सपेंसेस की, उसमें बैठ के अपने हर दिन के खर्चे को लिखो। ठीक है, ये आप पहले 1 महीना बैठ के ना आप अपने खर्चे को लिखना स्टार्ट करो हर दिन के हिसाब से। भाई अगर आपने सब्जियां ली 200 रुपए की, तो सब्जियां लिखो 200 रुपए की। आपने मान लीजिए कोई घर के लिए सामान लेके आए, कपड़े लेके आए, जितने का भी 2000 का 3000 का आप लेके आए, वो आप उसमें लिखिए। बेसिकली आपके हर दिन का जितना भी एक्सपेंस हुआ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे पेट्रोल का पैसा आपने डलवाया, आपने बैंक में कुछ पैसा डलवाया, जो भी आपने काम किया, 10 रुपए की पानी की बोतल पी है, 2 रुपए की पानी की पन्नी पी है, वो भी लिखनी है, वो भी लिखनी है। अब समझ जाओ। अब आप जब डेली अपने एक्सपेंसेस को लिखना चालू करोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको उस अमाउंट को टोटल करके नीचे टोटल अमाउंट लिख देना है उस डेट के नीचे। अब आप ओवर द टाइम क्या होगा, जब आप इस चीज को डेली बेसिस पे करोगे ना, आपको एक पैटर्न अपना समझ आने लग जाएगा कि आप फिजूल खर्ची कहाँ पर करते हो। ठीक है, आपको दिखने लग जाएगा कि भैया आप अगर महीने में 5 से 6 हजार रुपए की सब्जियां ले रहे हो, क्या आप वो सारी सब्जियां खा रहे हो? आधे ज्यादा तो कूड़े में जा रही होती हैं, क्योंकि आप भर के ले आते हो, वो फ्रिज में रखी रही, नहीं बनी नहीं बनी नहीं बनी, फिर एक दिन आया जी 7-8 दिन बाद, अरे ये तो खराब हो गई, फंगस लग गई, फेंक दो। ये आपका नुकसान है, ये आपने पैसा वेस्ट किया। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे महीने का जब एक पैटर्न दिखने लगेगा ना, वो लिखने के बाद ही दिखेगा आपको समझ आ जाएगा आपका पैसा फालतू का लगा कहाँ रहा हो, मतलब जा कहाँ रहा है आपका पैसा। आप शायद पेट्रोल का आपको एक एनालिसिस दिखने लग जाएगा कि भाई किसी महीने में तो आपको दिखा कि आपने पेट्रोल अराउंड 9 से 10 हजार रुपए का पेट्रोल भरवाया था, एक पर्टिकुलर मंथ में दिख रहा है भाई आपने 13 से 14 हजार रुपए का पेट्रोल डलाया। फिर आप उस चीज को सोचिए कि ये कैसे हुआ। या तो चलिए देखिए, मान सकते हैं कि आपकी गाड़ी ज्यादा चली, आप कहीं आउट स्टेशन गए थे, ठीक है, चलिए समझ आता है। या फिर आपने जो जगह आप पैदल जा सकते थे, आपने वहां पे भी गाड़ी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपको ये चीज समझ आएगी। बेसिक आइडिया क्या है इसको कहने का, पैसा आपका है, आप ही का पैसा आपकी जेब से फालतू की जगह पे जा रहा है, जो पैसा आप सेव कर सकते थे। मान लीजिए इस एनालिसिस को आपने 1 महीने किया, आपने देखा कि आपके पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ऊपर, आप मान लीजिए कि आपने जो हाउस होल्ड का सामान लिया, नॉर्मली जो लोग ले आते हैं कि चाय के कप ले आए, गमले ले आए, पौधे ले आए, कारपेट अच्छा लग गया तो वो ले आए। तो आप अगर अपने उस एक्सपेंस को, मान लीजिए आपने पर्टिकुलर मंथ में 15,000 रुपये इस एक्सपेंस पे लगाए, आप अगले महीने, अब आपका क्या टारगेट रहेगा, अगले महीने आपका टारगेट रहेगा उस 15,000 को आपको एक लिमिट के अंदर ही सेट करना है। आपने बोला कि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा इस काम के ऊपर नहीं लगाऊंगा। तो आपने इवेंचुअली क्या किया, जब आप 3, 4, 5, 6 महीने तक आप आ जाओगे ना, आपको अपनी सेविंग खुद दिखने लग जाएगी, आपने कहाँ कहाँ पर सेविंग की है। मान लीजिए आप हर महीने आपने जो भी आप एक्सपेंस करते थे, आप 2,000 रुपये भी, मैं ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं बोलता, 2,000 रुपये भी आप अपने इस एनालिसिस को करने के बाद, समझ आने के बाद कि कहाँ फालतू का पैसा लगा रहे थे, आप 2 महीने में या हर महीने में आप अगर 2,000 रुपये बचा रहे हो, साल का आप 24,000 रुपये बचा रहे हो। 24,000 रुपये, और उसी 24,000 रुपये को अगर आप उठा के वही वाली बात एफडी या फिर आपका पीपीएफ इसमें डाल देते, तो सोचिए आपके लिए वो पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता, तो आपकी टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, टैक्स पे 80C में बेनिफिट मिलता है बिल्कुल। तो आपके एक तरीके से वो पैसे की बचत है, तो वो आपको दिखाना, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बचत करनी है। जब आपको यही नहीं पता कि आप पैसा दिन में लगा कितना रहे हो, किस पे क्या लगा रहे हो, आप बचत वाले मोड में आ ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं कहता हूँ इम्पल्स परचेजिंग, बड़ी गंदी आदत है दीपक जी आज के टाइम पे, स्पेशली जो यंगस्टर्स है। देखो, कंपनियों का काम है इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाना और मार्केट करना कि आप आके लो। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी किसी ग्रोसरी स्टोर वगैरह पे जाते हो, जो आइटम इम्पल्स परचेजिंग क्या होता है ना, वो आपको कैश काउंटर के पास लगे हुए दिखेंगे। वो क्या होते हैं, आदमी बिल पे करने आए, पेटीएम से स्कैन करते हुए देखा, अरे यार मेंटोस पड़ी है, अच्छा भैया एक मेंटोस भी दे दीजिए, 15 रुपए का पैकेट ये भी दे दीजिए, अच्छा वो फलाना कुछ दिख गया, अच्छा भैया ये भी दे दीजिए। ये इम्पल्स परचेजिंग होती है, ये टेक्निक्स होती हैं कंपनीज की। आपको पूरी दुनिया जहान आज के टाइम पे तो इम्पल्स परचेजिंग कराने के लिए आपके पीछे भाग रही है। आप ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन पे भी वो जो ऐड पॉपअप होते रहते हैं, आपको आप एक बार कोई चीज़ सर्च मार लो बस गूगल पे जाके, आपको उसी के ऐड दिखने लग जाएंगे। मतलब उनका बस चले अभी खरीद लो, ठीक है, आपको जरूरत हो या ना हो, आपने तो सिर्फ सर्च करके देखा था कि यार देख लूँ ये चीज़ होती क्या है, बट आपको वो दिखाते ही रहेंगे। तो इम्पल्स परचेजिंग को बंद कर दो यार। कोई भी चीज़ लेने से पहले 2 या 3 बार सोचो, क्या आपको उस चीज़ की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीज़ आप लेके उसे एक्चुअली में यूज़ करोगे। नहीं तो क्या है, 2 महीने बाद वही वाला जैसे होता है ना दीपक जी, नए फ़ोन का शौक चढ़ गया जी, फ़ोन आ गया नया, आईफोन 16 आने वाला है जी, पहले से ही गर्म होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल आते ही जी क्रेडिट कार्ड पेल देंगे, चाहे 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है,
भैया वो सिर्फ 2 महीने की 1 महीने की एक्साइटमेंट होगी आपकी, उसके बाद सिर्फ पैसा भरते रहोगे उस फोन का, फिर बोलोगे यार फालतू में 1 लाख रुपए का फोन ले यार। देखो सबसे पहले ना आपको ये डिसाइड करना है मेरे भाई, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, फिर से कहता हूँ मैं 40 साल से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। मैं 21 साल से लेके 35 साल तक के बंदों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। नेसेसिटी का चीज खरीदो ना, फालतू की चीजें बस दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए अपनी जेब से पैसा फालतू का वेस्ट। अब इस पे कमेंट आएंगे, हाँ। अगर हम नहीं खरीदेंगे कंपनियां कैसे चलेगी? अरे यार कंपनियां चल जाएंगी, बतेरी पब्लिक है, आप तो समझ अपना घर फूक के कंपनी चलवाओगे और क्या यार। यहाँ सेविंग की बात चल रही है, वही वाला फंडा दोबारा बता रहा हूँ, महंगाई आपके हाथ में नहीं है, ना हो पाएगी ना कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपने खर्चे को कंट्रोल में ला सकते हो, सो दैट आपके पास जो अमाउंट आप फर्जी का अपनी जेब से बहा रहे हो, लिटरली बहा रहे हो, वो आपकी एज अ सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और महंगाई का रोना बंद करो। आप चाहे अब उसको सरकार के ऊपर ब्लेम डाल दो, किसी के ऊपर ब्लेम डाल दो, ब्लेम डालने से महंगाई खत्म नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ सरकार का वो नहीं होता, बहुत सारे फंडे लगे हुए हैं। क्यों होती है महंगाई? क्लाइमेट चेंज हो गया, सरकार की कुछ पॉलिसीज भी हो सकती है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, वो घुमा फिरा के कोई भी फैक्टर आप लगा लो, महंगाई का कोई भी फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। सिंपल, आप खुद सोच के देख लेना इस चीज को। इसी के साथ आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका फिजूल का खर्चा। अपने फिजूल के खर्चे की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने घर में, जैसे घर पे जब दीपक जी एग्जांपल दो, हाँ। आपने आज तक कितनी फिजूल खर्ची करी है? मैंने कैसे करी, कहाँ करी? बहुत करी है, वो बताओ, एक एक करके बताओ। फोन्स के ऊपर मैंने बहुत करी है जी। किसी के हाथ में कोई फोन देख लिया, अजय यार उसका तो कैमरा बहुत अच्छा है, ये है वो है, हमें भी चाहिए यार, आईफोन चाहिए आईफोन चाहिए, उसी उसमें आके आईफोन लिया। आज के टाइम पे मेरे को ये लगता है, मैंने भी अच्छा खासा पैसा लगा के 80-85 हज़ार रुपए का आईफोन लिया, ठीक है। आज के टाइम पे मुझे ये लगता है कि मैं शायद वही फ़ोन अगर 30 से 35 हज़ार की रेंज का ले लेता तो मेरा काम तब भी चल रहा होता। कोई मेरे को ऐसा एप्पल ने खरीद के कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, सिंपल और सिंपल बस मैंने उस दिखावे में या बहकावे में आके लिया यार। देखो, या तो वैभव आपने फोन लिया था, हाँ। या तो आप उसका कुछ ऐसा यूटिलाइज करते कि आपको कमा के देता। करेक्ट, ठीक है। अब मेरा तो कमा के दे रहा भाई, हाँ। हम उससे वीडियो शूट किससे कर रहे हैं? उसी से कर रहे हैं, है ना। मैं लिया ही उसी पर्पज से है क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी है थोड़ा, और जल्दी से मतलब अच्छा बैकअप मिल जाता है, एक अच्छा रेंज मिल जाता है, शूट वूट अच्छे आ जाते हैं, पोर्ट्रेट में खिंच जाता है, लैग नहीं मारता, तो उस वजह से लिया था। आपने क्यों लिया भाई? अब क्या फायदा हो रहा है? शोबाजी दिखावा लोगों की उसमें आके कि यार आईफोन ले लो, अब तो आईफोन ले लो, अब तो यार ये कौन सा फोन चला रहे हो? स्टेटस सिंबल। मैं OnePlus का फोन चलाता था अपना, मेरे ख्याल से वो फोन मैंने 25-26 हज़ार रुपए का लिया था। कितने साल चलाया? मेरे ख्याल से 1 साल बस। उसके बाद फिर जो आईफोन वाली वो वेव ही आई है पूरी, आज तक ही चल रही है। आईफोन अगर नहीं है आपके पास तो शायद आपका स्टैंडर्ड नहीं। 2006 से चले जा रहा है। तो ये मेरी इम्पल्स परचेजिंग, फिजूल का खर्चा, जो आज मुझे लगता है कि शायद वो, और वो भी मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिया था दीपक जी, ठीक है। EMI पे, आज तक EMI भर रहा हूँ इस फोन की, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ, शाबाश। आपके साथ क्लियर सच्चे दिल से आपको शेयर कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी से, आज तक EMI भर रहा हूँ मैं उस चीज की, जो मुझे ये लगता है। सैलरी से भर रहे हो ना, उससे सैलरी से भर रहे हो ना? सैलरी से भर। EMI भी तो मेरा भी है, लेकिन मैं इससे कमा के उसी की EMI भर रहा हूँ। और मैं सैलरी से भर रहा हूँ। ये शायद मैं अपने वो 50 हज़ार रुपए शायद सेव कर सकता था अगर मेरे में अकल होती उस टाइम पे कि भैया फालतू का 80-90 हज़ार के फ़ोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैल्यू डिप्रिशिएट होती है सब चीज़ों की। आप इस अब 80 हज़ार के फ़ोन को जाके बेच के मार्केट में आप जाओ, आपको आने पौने रेट मिलते हैं। कोई 40 कह रहा है, कोई कह रहा है। पता है आईफोन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसकी बैटरी डाउन हुई, इसके रेट डाउन हुए, समझ लेना। बैटरी की हेल्थ जो है 100% होती है इसकी जब आप खरीदते हो। 6 महीने के अंदर अंदर इसकी बैटरी की हेल्थ जो है वो 80% आ जाती है, फिर अगले 6 महीने में वो 50% रह जाती है। जहां 80 हुई, 90 से नीचे हुई, समझ लो। अगर आपने 76,000 का फोन लिया, 80,000 का फोन लिया, वो आपका फोन 30,000 तक ही जाएगा। 50,000 सुबह कट हो जाएंगे, 50,000 सीधे सीधे। अगर बैटरी हेल्थ 90 से नीचे चली गई, 90 से नीचे, अगर आपकी 95, 96 है या 90 भी है, तो मान के चलोगे भाई 40 तक बंदा खींच खाच के 35-40 तक दे देगा। क्योंकि मैंने एक बेचा था अपना ऐसे ही बैटरी हेल्थ के ऊपर, तो वो बैटरी हेल्थ उसकी 85 थी। 5% की बैटरी के ऊपर मेरे को 5,000 का नुकसान हो गया। सर पॉलिसी है। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए। फिर
मतलब चलिए इम्पल्स परचेजिंग तो ऐसा तो बहुत किया, बट अब सेंसिबली करता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ उसे 3 बार कि ये चीज़ की मेरे को ज़रूरत है कि नहीं है, क्या मैं इससे बेटर ऑप्शन कहीं पे निकाल सकता हूँ। सेल का वेट करता हूँ मैं मोस्टली, जैसे अभी आपकी अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल आई थिंक चल रही है, तो अगर आपको कोई ऐसा आइटम लगता है जो आप बहुत टाइम से लेने की सोच रहे थे एंड उसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको एक्चुअली में यूज़ करना है, उसके बिना आपका शायद काम नहीं चल पा रहा है या कोई काम रुका हुआ है, तो आप सेल का वेट कर सकते हो, सेल में जाके ये ले सकते हो। ये एक रैंडम मैंने बीच में पॉइंट बताया क्योंकि जस्ट ध्यान आया कि सेल चल रही है, आपको थोड़ी बेटर डील मिल जाती है। और आपको मतलब कभी भी एक ही जगह जाके मत लो यार किसी भी आइटम को। अगर मान लीजिए मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ मेरे को कह रही थी कि हमें वो स्टेनलेस स्टील वाला पैन लेना है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी सेल भी चल रही है, मैंने कहा एक बार तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे कंपेयर करो किस पे ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, और अभी इमीडिएट मत लेना क्योंकि आई थिंक सेल अभी चलेगी 2-3 दिन। तो हम एक बार मार्केट में जाके भी, जो हमारा नॉर्मल स्टोर है जहाँ से हम सामान लेते हैं, वहाँ से जाके भी हम एक बार प्राइस को पता करेंगे। तो वाइफ से याद आया मेरे को, हाँ। आपने वाइफ का नाम लिया। मेरी जो वाइफ है, हम शाम को जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो मंडी लगती है, वो ऐसे मान लो 1000 मीटर के आसपास है, मतलब 500 मीटर के आसपास है, उसमें कई दुकानें हैं बहुत सारी, दोनों तरफ बीच से रास्ता होता है। अब वो पहली दुकान से शुरू करेंगी, जो सब्जी उनको लेनी है उसके भाव पूछने, पूछते 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 एंड तक जाएगी, फिर सबके जज कर लिए किसने कितना दिया कितना दिया। हमेशा याद रखना मंडी में जब भी आप घुसो भाई, ये तो मैं भी सीख गया उनके साथ रह के, शुरू में हमेशा महंगा मिलेगा, लास्ट में हमेशा महंगा मिलेगा, बीच में आपको प्राइस जेन्युइन मिलेंगे जो भी दुकानदारों के बीच। अच्छा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यही होता है, वो जाती हैं पूरा, पहले इधर से जाएंगी, चाहे उनको 4 सब्जी लेनी हो, चक्कर वो पूरा लगना है, पूरी दुकान पे एक सब्जी का रेट पूछा जाएगा, जो कम देगा वो सब्जी उठा के वो ले लेंगे, जो सबसे कम देगा वो, एक तो वो कम देगा, ठीक है, ऊपर से बार्गेनिंग चलेगी, ये जमचित अधिकार है हर लेडीज का, ठीक है। इनफैक्ट ये बार्गेनिंग पे मैं आपको बताता हूँ दीपक जी, थोड़े दिन पहले मेरा बेवकूफ बना इसी चीज के ऊपर। मैं बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने में मतलब ऐसा लगता था कि यार बिलीव नहीं करता या कुछ नहीं, बट आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल। मैं मार्केट गया था, मार्केट में मेरे को तरबूज जो ठेले पे लगे होते हैं, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, तो उसने कहा सर 50 रुपए किलो के हिसाब से। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। अब मेरे को आइडिया नहीं था भाई इतना रेट का, और ना मैं नेगोशिएट इतना कभी करते हैं, ये आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता है नेगोशिएशन वाला कस्टमर भी आता है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको रेट थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं गाड़ी में जाओगे। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है भाई दे दे यार, तू कितने का, 2-2.5 किलो का वो कुछ बन रहा था, उस हिसाब से उसने 50 रुपए किलो के हिसाब से ले लिया। 150 रुपए। मैं बगल वाली रेडी से केले ले रहा था, इतने में एक अंकल जी आए, अंकल जी आके हाँ भाई किस रेट में दे रहा है, कह रहे भैया 50 रुपए। और कह रहे चल 50 रुपए कोई रेट चल रहा है, कह रहे चल ये महंगा दे रहा है। अच्छा भाऊ जी इधर आओ, कितना आप बोल रहे हो? तो उसने अंकल जी ने बोला 35 रुपए का तो वो दे रहा है, कहता है भैया आप भी ले लो 35 रुपए किलो का। और मैं वहीं बगल में खड़ा हुआ, मैंने मुड़ के देखा, मैं उसको घूर रहा हूँ उस दुकान वाले को, मैंने कहा भाई मेरे को तो तूने 50 रुपए का बेचा है, अभी अंकल जी ने एक ही बार में बोला तूने 35 रुपए किलो कर दिया। तो मैं अब किसको ब्लेम करूं? अपने आप को ब्लेम करूंगा मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बेवकूफ हूं इस चीज में। मैंने उससे नेगोशिएट नहीं किया। हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बेवकूफ हूं, मैंने क्यों हिचकिचाहट भाई, ज्यादा क्या हो जाएगा अगर आप उससे ये कह दो कि भैया महंगा बेच रहे हो, थोड़ा आप सही प्राइस लगाओ इस चीज का, ठीक है। और मैं 1-2 वेंडर से अगर पूछ के आता तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं वो 15-20 रुपए का 30 रुपए का बेनिफिट मिलता ना भाई। मैं उतने में ही सेम चीज मैं 50 रुपए किलो के हिसाब से लाया, वही सेम चीज अंकल जी 35 रुपए किलो के हिसाब से लेके गए, तो पैसा बच गया ना उनका, अगर वो भी 2.5 किलो लेके जाते उस चीज का। तो मेरी बेवकूफ़ी है ये, तो सीधे मैं इस चीज़ में कहूँगा। तो अब मैं क्या है, मैं कम से कम 2-3 वेंडर्स के पास जाता हूँ, सबसे रेट पूछता हूँ, और सिंपल सी एक बात यार, अगर आप ये चीज़ बोल भी दोगे उनको कि भैया महंगा दे रहे हो, सही प्राइस लगाओ, या फिर अपने मुंह से ही आपने बोल दिया भैया 35 रुपए किलो के हिसाब से लगा लो आप, या 30 रुपए। एक टैक्टिक समझ लो, नई रेट लगा रहा हो सही, 50 लगाया था, भाई बोलता अगर 25 लगा लो, 30 लगा लो, वो कहता नहीं साहब चल देते हैं। 90% मैं अश्योर करता हूँ वापस बुलाता है आपको आपके रेट पे, ये होता है, हमेशा होता है, ये काम करता है। और ज्यादा क्या होगा यार, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात थोड़ी ना है। अगर आपने बोल दिया, सामने वाला बंदा क्या करेगा, ज्यादा बोल देगा नहीं भैया नहीं, मैं तो इतने में नहीं दे पाऊंगा, फिर आप इतने में तो पड़ भी नहीं रहा जी, कहाँ से दूंगा। फिर उससे पूछेगा अच्छा लास्ट रेट बोल दो, सही लगेगा तो ले लूंगा, तो आपको फिर भी जो मेरे ख्याल से अगर वो 50 रुपए का कुछ तो कम करता, 45 रुपए 40 रुपए बोलता, मैं कुछ तो बचा के लाता पैसा वहां से। तो ये एक आपके सामने मैंने रियल एग्जांपल अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था, स्टोरी सुनाने का आपको तरबूजे की। बार्गेनिंग भी आपकी एक सेविंग है, करेक्ट, ठीक है। बार्गेनिंग वहां से भी आप पैसा बचा रहे हो। इवैल्यूएट करना,
कम से कम 2-3 जगह पर जाके रेट को चेक करो, उसको आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअली में यही रेट है क्या इस चीज़ का, अगर आप कोई बड़ी चीज़ लेने जा रहे हो उस चीज़ को, और जहाँ पे आपको बेटर डील मिल रही हो उस चीज़ को जाके आप अपना वहाँ से परचेज करो, आपकी सेविंग हो जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ भाई, मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में, ठीक है, मेरा मन ही नहीं करता मैं ऐसे चक्कर काटूँ 4 जगह जाऊँ, मेरे पे नहीं होता, मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में भाई, ठीक है, मेरे से नहीं होता। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो अपने पार्टनर को बोल दो, वो कर लेंगे। लेडीज बहुत है इस चीज में नेगोशिएट करने में, दे आर बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ उनको ये चीज मिली हुई है। अगर आप आलसी हो ना तो आपको आपका पार्टनर एक्टिव मिलेगा, ये ध्यान रखना, लिख के रख लेना इस बात को। करेक्ट। और फिर आते हैं, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल कि आप और कैसे अपना पैसे को सेव कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, आपका घर का पानी का बिल, अगर आप इसे कंसोलिडेट करके देखोगे, ठीक है, आप इसमें भी अपनी सेविंग ला सकते हो। कैसे? आप जब हर महीने या हर दूसरे महीने जब भी आपका बिल आता है, आप उस बिल को लिख रहे हो अपनी डायरी में, जो मैंने बताया था, आपको अपना पैटर्न दिखने लग जाएगा कि किस महीने में ज़्यादा बिल क्यों जा रहा है, कम क्यों आ रहा है। आप उस बेसिस पे, अब मैंने क्या किया है, अब जैसे घर में पोछा लगता है तो उसके बाद काम वाली क्या है, सारे घर के पंखे चला के छोड़ देती है। अरे भाई, जब पंखा, अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, वो 2 या 5 मिनट मैक्सिमम उस पंखे को चलने के बाद, वो पोछे के पानी को सूखने को रूम में, तो वो 15 मिनट तक क्यों सारे पंखे चल रहे हैं भाई? जैसे ही पानी सूख गया, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ अपनी काम वाली के सर पे, जैसे ही उस रूम का पानी सूखा तुरंत अपना फैन बंद, वो वाला सूखा तुरंत अपना फैन बंद। तो जहाँ पे मेरे पंखे वो 20 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे थे पूरे घर के, ठीक है, मैं उस 20 मिनट के पंखों को अब नहीं चला रहा हूँ, तो वो मेरी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अपने घर में लाइटों का मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई कोई भी लाइट फर्जी फिजूल नहीं चलेगी। जब भी किसी अप्लायंस का काम, जो नॉर्मल जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तो एसेंशियल्स है। एसी का टेम्परेचर मैं अपने, चाहे कितनी भी गर्मी हो मेरे घर में 25 या 24, इससे नीचे हम लोग एसी का टेम्परेचर ना रात में ना दिन में कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो भी आपकी सेविंग होती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है, एफिशिएंटली रन करता है अगर आप इन टेम्परेचर्स के आसपास उसको रन करते हो। 16 डिग्री 18 डिग्री पे वो ज़्यादा एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना, उनको आप एक तो स्टार रेटिंग के हिसाब से खरीदना शुरू करो। करेक्ट, ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि क्या स्टार रेटिंग आ रही है, कितने स्टार्स को दिए गए हैं, तो वो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करता है। उसमें भी आपको बेनिफिट होता है कि हाँ चलो ठीक है, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है इतना। आजकल तो इन्वर्टर वाले आने लग गए हैं भाई, बैटरी से चलने वाले एसी भी आ रहे हैं। तो आप फोकस करो कि कहीं आपको ऐसा मिल जाए, थोड़ा सा हो सकता है वो महंगा मिले अभी, क्योंकि इतनी, जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है शुरू में, स्टार्टिंग में आता है, वो महंगा ही होता है। जैसे ईवी को ले लो, आप कोई भी ईवी गाड़ी लोगे महंगी मिलेगी आपको, 16 लाख 17 लाख से कम नहीं मिलेगी। जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू करेगा, हर एक कंपनी बनाना और बल्क में बनाना शुरू करेगी, जैसे आज डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ बनती हैं, वो रेट उसी पे आ जाएगा, 5 7 8 लाख के ऊपर आ जाएगा सबका। वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेते हो, स्टार रेटिंग के हिसाब से लो, ऐसे कुछ भी उठा के मत ले आओ। दूसरा, एसी के मामले में टन होते हैं, ठीक है, आपको देखो कितना आपका सरफेस एरिया है, कितने एरिया में आपको चाहिए, उस हिसाब से आप अपने टन चेक करके, अब चल तो आपका आधा टन जाएगा, 1 टन में काम हो जाएगा, आप ले लो 1.5 टन का, भाई ये तो भारी है, बढ़िया रहेगा, बिल ही बढ़ेगा आपका, बिल बढ़ेगा आपका। फिर यही चीज आपका, अगर घर पे आप देखें तो पानी का आप कंजम्पशन देखिए, फालतू का आप लोग शावर से नहा रहे हो, अननेसेसरी पानी बह रहा है, डेली सुबह शाम आप फिर मोटर चला के टंकी भर रहे हो। आपने अगर मोटर को एक टाइम भी चलाया, आपकी मान लीजिए 2 टाइम चल रही है सुबह शाम, आप उसको एक टाइम पे ले आए, क्योंकि आपने अपना पानी का कंजम्पशन कम कर लिया। आप शावर के बजाय इंश्योर करते हो कि मैं एक ही बाल्टी पानी में नहाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो घर वाले हैं उनके भी पानी कंजम्पशन पे आप उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज कर रहे हो कि भाई पानी अननेसेसरीली मत ऑन करके रहो, ब्रश कर रहे हो तो पानी को चलता हुआ मत छोड़ो। ये चीजें करने के बाद इवेंचुअली क्या हुआ, मोटर भी अच्छा खासा बिल आपका बनाती है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब मैंने अगर उसे 2 टाइम के बजाय 1 टाइम पे ले आया, मैंने अपना पानी का कंजम्पशन कम कर लिया, भाई मेरी टंकी जो सुबह भरी थी वो पूरा रात तक चलने के बाद अगले दिन मेरे को सुबह चलाने की जरूरत पड़ी, जो कि पहले क्या हो रहा था कि भाई दोपहर तक ही पानी इतना कंजम्पशन में हो गया कि भाई शाम को आपको फिर मोटर चलानी पड़ी, फिर पानी खींचो। इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंपैरेटिवली पिछले साल तक जब मैंने वो किया था, मैं उसे काफ़ी हद तक कम करके ले आया हूँ। कुछ रीसेंट मंथ्स का भी मैंने नोटिस किया है कि मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑलमोस्ट लाइक 1300-1400 रुपये कम करके ले आया हूँ, और 100 रुपये के आसपास मैंने अपना पानी का बिल भी कम कर लिया। तो आप ये मान के चलिए, अगर मैं 1500 रुपये महीने के कह रहा हूँ, आप साल के हिसाब से लगाइए, मेरी सेविंग है। और जबकि गुड़गांव में बिजली फ्री नहीं है, गुड़गांव में बिजली फ्री नहीं है, जैसे दिल्ली में कुछ यूनिट्स आपको फ्री मिलती हैं 400 यूनिट, तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है।
गाड़ी में भी मैं ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि भाई मैं देखता हूँ कि कई बार दिल्ली में सस्ता मिल रहा होता है पेट्रोल, तो मैं ट्राई करता हूँ कि दिल्ली से भरा लूँ अपने पेट्रोल को अगर वहाँ गया हूँ। गुड़गांव में 1 रुपये कुछ महंगा है कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, तो आप अवेयर रहिए इस चीज़ के ऊपर कि कहाँ से कैसे आप चीज़ों को सेव कर सकते हो, बचत कर सकते हो। और जो म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक वाली चीज़ जो दीपक जी बता रहे थे, शुरू करने से पहले एक चीज़ कहूँगा, कोशिश करो जितना टाल सको ना टालो। करेक्ट। बढ़िया लोग क्या करते हैं, टालते हैं। पता है, मैंने उनकी एक चीज देखी है, कभी भी बढ़िया को देखना बहुत ही खराब से कपड़े में ऐसे ही बैठ जाएंगे, कहीं भी काम पे लग जाएं, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनकी शादी देख लेना भाई साहब, मजाल है कोई बिरादरी ऐसी शादी कर ले भाई साहब, जैसी उनकी शादी, चौंक जाएंगे आप देख के। तो चीज़ों को टालना सीखो थोड़ा सा। ये अच्छा, ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, सपोज करो एक आपको कोई एसी लेना है या फिर आपको कुछ ऐसा लेना है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, टालो। अरे नहीं, कल नहीं, परसों लेंगे, इस दिन लेंगे, उस दिन, टालो। जितना टालोगे उतना फायदेमंद रहेगा। करेक्ट। ठीक है ना। टालने से क्या होता है, एक तो टाइम आपका सही जाता है, आपको सोचने का टाइम मिल जाता है कि यार ये जरूरी है भी या नहीं, हम ऐसे ही बस शौक में आके जोश में आके ले रहे थे। और कोई भी डिसीजन ना तो खुशी में ना दुख में कभी नहीं लेना चाहिए। ना किसी को वादा करो खुशी में, ना किसी को दुख में वादा करो। ना कोई डिसीजन दुख में लो, ना जब आप दुखी हो, गुस्सा, वही दुख मतलब गुस्से की बात कर रहा हूँ, एंगर और हैप्पी में कभी भी कोई भी ना वादा करो ना कोई डिसीजन लो। भाई साहब ये ध्यान रखना, बहुत नुकसान होता है, आपका खुद का नुकसान उससे बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, ये चीज रखो। अब एसी की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, सॉरी यार मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ भाई। एसी का क्या था, मैं टाइमिंग की बात करना चाह रहा था एसी के ऊपर चलाने की। देखो दिन में एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती यार, ठीक है, कितनी भी गर्मी हो दिन में एसी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, किसी को नहीं होती। अननेसेसरी का चलाते हैं लोग, उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। सबसे ज्यादा गर्मी हमारे शहरों में एसी की वजह से होती है। एसी चलते हैं ना ये, उनकी जो गर्म हवा, कभी खड़े होकर देखना आप, इतना बुरा हाल हो जाता है। मेरे पास एसी नहीं है, ठीक है, मेरे घर में एसी नहीं है भाई। अच्छा। कूलर है, मैं वो भी अभी नहीं चला रहा हूँ, पंखे हैं। कूलर फिर भी बहुत अच्छा है, हाँ, एनवायरमेंट के लिए भी। पहले में काम ही नहीं करेगा। पहले यार एसी वैसे कहाँ इतने होते थे, अब पता नहीं है कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि यार घर बनेगा तो एसी ही चाहिए। यार कूलर्स भी आज के टाइम पे अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप घर में, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, सिम्फनी के आते हैं और भी कुछ कंपनियां उनके आते हैं। मेरे घर में, मेरे ऊपर वाले फ्लोर में और मेरे नीचे फ्लोर में, उन्होंने विंडो एसी लगवा रखा है, ठीक है, जो बड़े से होते चकोर से। उसकी गर्म हवा ऊपर, उसकी गर्म हवा, हमारे जब भभका निकलता है भाई साहब बहुत गंदा हो जाता है। और इस दिल्ली में जितनी भी गर्मी होती है ना, ये सारा रीजन एसी का, ये ध्यान रखना। कोई कुछ भी बकवास करता रहे, ये फलाना है, ढिमकाना है, ये कर दिया, वो कर दिया, मौसम ये हो रहा है, मौसम की गलती नहीं है भाई, तुम्हारी गलती है। यकीन ना आए, कोरोना का टाइम याद कर लेना। देखो उस टाइम पे भी तो गर्मी थी। मौसम कैसा था कोरोना के टाइम पे, जितने भी पशु थे ना बाहर के, सब भारत, दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में आ गए थे बाहर से जंगलों से, क्योंकि आदमी नहीं थे, सब घर में बैठे हुए थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, बंद पड़ा था पूरा, और कितना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था। बारिश कितनी जबरदस्त हुई थी 2021, याद हो तो किसी के, जरा सी गर्मी हुई तुरंत बारिश, तय बारिश, तय बारिश। तो सब चीजें अगर बुरी हैं तो ब्लेम किसी को मत करो, खुद से बुरी हैं भैया। हमने अपने आपको, अपने आलस्य को, अपने को वो करने के लिए क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करूं मैं इसको यार, अपनी सुविधा के लिए पूरे एनवायरनमेंट की बजाई हुई है भाई साहब, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आप समझो बात को थोड़ा सा भाई। रीजन है, अगली वीडियो कोशिश करेंगे, अगली से अगली क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेके आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। उसमें देखना आप क्या क्या कहानी होती है। आपका अभी 2030 तक ये सब डूब जाने वाला है, जैसे बर्फ इतनी पिघलेगी, ऊपर आने वाला है, इतनी गर्मी पड़ने, अभी तो शुरुआत है, आज 30 गर्मी का ही आप देखो क्या हालतें खराब हो रखी है। बैंगलोर में पानी खत्म हो गया अंडरग्राउंड, अभी गुड़गांव में हो जाएगा भाई साहब, गुड़गांव में भी सेम जून आते आते दिल्ली में पानी खत्म हो जाना, मोटर नहीं चलते हमारे, मोटर नहीं चलेंगे, गुड़गांव में भी पानी की दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पुणे में हो रही है, और भी जगह आपकी निकल के आएंगी कि जहाँ पे पानी कमी हो गई है। तो मतलब है तो खराबी की तरफ ही है सारी चीज, और सब मैन मेड ही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अरे हमारी गलती है भैया, हमारे पाप है तो हम ही भुगतेंगे, और कौन भुगतेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो वही बात है भैया, चलाओ एसी।
चलिए ये जी बताइए आप क्या कह रहे थे। वापस आते हुए टॉपिक पे थोड़ा ऑफ हो गए थे, बट ये भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है यार। दिमाग में। और हाँ, जो करने मेन के बात बाद- बतानी थी तो भूल ही गया। भाई एसी का टाइमिंग रखो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे 5 बजे तक बस। ये 4-5 घंटे ही एसी चलाओ, क्योंकि उसी टाइम नींद परिपक्व होती है, वही समय होता है अच्छी नींद लेने का। ठीक है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते उनके लिए बता रहा हूँ, सुबह रात को 12 बजे ही एसी ऑन करो, वो भी 24-25 में जो भाई ने बताया है। ठीक है, टाइमर सेट कर सकते हो, अब तो टाइमर हाँ। आता है भाई, आप 2-3 घंटे जितना भी उसको अगर मिनिमम चलवाना चाहते हो, क्योंकि रूम में ठंडक बनी रहती है फिर उसके तो बाद, उससे आपकी सेविंग भी होगी, बिल भी सेविंग कम भी। आएगा और ये भी होगा। ठीक है, कई चीजें हमने बता दिया आपको, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ सारा। पीपीएफ, एफडी, ठीक है, भाई ने बताया सारे खर्चे लिखो अपने, उससे मैनेज करो कि भाई कितने खर्चे आपके क्या हो रहे हैं, फिर आप हिसाब लगाओ कि कहाँ कहाँ मैं कम कर सकता था, कहाँ कहाँ मुझे बचत करनी चाहिए थी, वो पैसा बचेगा। और ये हम चीज़ बता रहे हैं सिर्फ 21 साल से लेके 35 साल के बंदों के लिए, जो जॉब में वर्किंग है, उससे ऊपर के लिए नहीं, क्योंकि उनको बुद्धि आ चुकी होगी, जैसे मुझे आ चुकी है, तो खुद कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें बताई हैं। अप्लायंस कुछ खरीदते हो, अननेसेसरी की शॉपिंग मत करो, बेकार की चीज़ें मत खरीदो खामा खा की भाई, अपने घर पे ध्यान दो, पैसा रहेगा जेब में तो फिर ठाड़ से रहोगे। ठीक है, और वो हाई लिविंग और जो भी थिंकिंग होती है, वो जो एक कोट है हाई थिंकिंग, वो वाला अपना कॉन्सेप्ट रखो। ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ यार, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है मेरा हिसाब किताब। तो ये सब चीज़ें अब आते हैं, और आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, तो जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था। देखिए, दीपक जी का एक्सपीरियंस में भी अच्छा नहीं रहा जब उन्होंने स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड्स में जब पैसा लगाया था, बट आज के टाइम पे मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुकी है। इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, ज़रोधा आ गया है, ग्रो आ गया है, जिसपे जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं खुद पर्सनली पिछले 2 साल से मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ। किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपना उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ, और मैं पिछले 2 साल से स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने लगा हूँ। SIP रखता हूँ मैं अपनी हर महीने की 5 से 7 हज़ार रुपये की, और मेरा अच्छा खासा पैसा उससे जनरेट हुआ। जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला भी है, जब मेरे को काम के लिए ज़रूरत पड़ी उसने मुझे सपोर्ट किया म्यूचुअल फंड ने। और मैंने स्टॉक्स भी रिसेंटली लेने स्टार्ट किए, कि कुछ जैसे आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो, थोड़ा सा अगर आप कनेक्टेड रहा करो यार, एक तो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, पता चला जोमेटो के स्टॉक्स अच्छे वैल्यू में चल रहे हैं, तो मेरी पर्सनल थिंकिंग को मुझे आइडिया लगा कि भाई मेरे को जोमेटो के स्टॉक्स लेने चाहिए। फिर और भी ऐसे EV के कुछ स्टॉक्स थे, कुछ वीडियोस देखी मैंने, उसमें जाके मैंने फिर उन स्टॉक्स को देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी कैसी चल रही है। तो ज़्यादा नहीं यार, जो भी मतलब मान लीजिए 50-50 रुपये का भी जो एक स्टॉक आता है, जिसमें मुझे लगा कि अगर मैं आज पैसा डालूँ तो मे भी शायद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद ये मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, चाहे छोटी अमाउंट का रिटर्न दे, बट रिटर्न मिलेगा मेरे को उस पर। तो मैंने ये करना चालू किया। मैं आज भी दीपक जी, मतलब मेरी एज के लोग होंगे स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, जब मैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ, भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं भाई ये काम कर, हमारा पैसा लेके तू भी लगा दे। अरे मतलब यार कि इतना सिंप्लीफाइड है आज के टाइम पे सारी चीज़ें, बंदों को अभी तक स्टॉक और म्यूचुअल फंड का बेसिक नहीं पता है यार। मतलब मैं तो हैरान रह जाता हूँ कई बार कि बंदे अच्छी अच्छी पोजीशनों पे काम कर रहे हैं यार, अच्छी अच्छी कंपनियों में, और उनको आज तक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मुझे भी नहीं पता है यार। देखो, म्यूचुअल फंड ना एक फंड बनाया जाता है, कंपनीज उसको रिलीज इस पे अलग से बनाएंगे यार, चलो इस पे अलग से बनाएंगे, अलग से मैं उस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हो, आप यूट्यूब पे जाओ, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड सिंपल डालो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और आज के टाइम पे बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस हैं, उसमें आप SIP कर सकते हो। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। कौन कौन चाहता है, एक मिनट भाई, कौन कौन चाहता है कि हम म्यूचुअल फंड और SIP पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दें? तो कमेंट में आप लिख के भेजिएगा, हम डेफिनेटली बनाएंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो लोगों को काफ़ी हेल्प होगी उस चीज़ से। तो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या है, आप मिनिमम 500 रुपये से लेके आप बाकी कितना भी अमाउंट तक जाता है वो, आप उसका एक SIP लगा देते हो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे। तो क्या है, वो आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट जो आप सेट कर दोगे, या वो आपको कंसेंट से पूछेगा कि इस डेट को हम डिडक्ट करेंगे, आपके अकाउंट से 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपने अप्रूवल दिया वो कटता रहेगा। आपके SIP कट के वो म्यूचुअल फंड में आपको एलोकेट होता रहेगा। तो ओवर द टाइम क्या है, म्यूचुअल फंड देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। आप 1 साल तक के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो मिनिमम।
बाकी अगर स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, आपको जल्दी भी मिल जाएंगे। इसकी मुझे एक चीज़ पता है, हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई 25-30 साल से कम इन्वेस्ट मत करना। अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट करके भूल जाओ। आपकी जब उम्र हो जाएगी, हाँ, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा रिटर्न मिल आप जाएगा। सोचो मैं साल भर करके पैसा कमा लूँगा, भाई फ्लक्चुएट होता है। मैंने बोला ना, ये सब इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी महीने किसी साल तो आपका लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, किसी साल लगेगा बूम कर गया, तो ये चलता रहेगा। वो स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है, Exactly. रिस्की होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट उसमें भी कैटेगरीज बनी हुई है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क ऐसे करके, तो आप उसको भी देख के अपना पैसा लगा सकते हो अगर आपको डर लगता है हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए। और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपना, आपको मान लीजिए बहुत लोगों का दिमाग में फंडा आने लग गया जी, इंटरनेशनल ट्रिप मारना है, ओपन हो गया है मार्केट, लोग जहाँ डोमेस्टिक जाते थे अब बोलते हैं जी थाईलैंड जाना, उज्बेकिस्तान जाना, श्रीलंका जाना है, फलाना जाना। तो आप म्यूचुअल फंड को अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए, या कोई भी अगर आपको चीज़ लेनी, मान लीजिए आप आईफोन लिए बिना मानोगे नहीं, ठीक है, अब आईफोन 16 आने वाला है, अगर आपका मन है आईफोन 16 लेने का और आपका नहीं करना खर्चा, नहीं लेना वैसे लेना नहीं, हाँ, वो आप सोच समझ के करना, हाँ, नहीं लेना। बट मैं फोन का जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट अगर आपको कोई भी बड़े खर्चे के लिए आगे थोड़ा पैसा चाहिए, मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपए के आपको आसपास चाहिए अगले 1 साल के बाद, तो आप अभी से उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये आप उसमें अपनी SIP लगा दीजिए। 1 साल के हिसाब से अगर आप 10 हज़ार भी लगाते हो तो 1,20,000 रुपये आपका मिलेगा, आपने जो पैसा लगाया। प्लस मेरा अजम्पशन अभी ये है कि स्टॉक मार्केट विल परफॉर्म गुड इन दिस कमिंग ईयर, तो आपको वो पैसे का काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपनी एक बार सारी रिसर्च भी कर लीजिएगा। जब एक पॉइंट देता हूँ, हाँ, आपको भाई, अभी बीजेपी आने वाली है राज्य में, पूरे देश में, ठीक है, दोबारा से। ये अगेन हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, हाँ, ऐसा हमारा मानना है, मेरा मानना है भाई, मानना है, हमारी सोच है कि जब केजरीवाल जीता था ना, तो मैंने ऐसी गाड़ी में बैठ के प्रेडिक्शन कह लो या कुछ ही कह लो भाई, मैं हमारे हम 4-5 बात कर रहे थे लोग, तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा भाई दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए और सेंट्रल में होने चाहिए मोदी जी, और ऐसे ही बोल दिया बस, और वो हो गया। तो ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, मैं पहले बता दूं, कभी ये सोचो नहीं भाई वो है। देखो वो उनके काम पे और लोगों की इच्छाओं पे निर्भर करता है, किसको वोट देते हैं किसको नहीं देते, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअली सोच है, इंडिविजुअली अपने अधिकार है। तो आप वोट जरूर करें, ये मैं बोलना चाहूंगा, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट जरूर करें, वोट करें, नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करते नोटा दबा दें, नोटा एटलीस्ट जाएं, एक्सलीस्ट जाएं, बिल्कुल सही और अपने डिसीजन को इन्फॉर्म डिसीजन करके आए। बिल्कुल, मैं वो उसी पे बात कर रहा था कि ये जैसे म्यूचुअल फंड में कह रहे हैं स्टॉक में, तो जैसे अगर बीजेपी आती है तो कुछ कंपनीज हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर क्या कौन सी रिलेटेड है, तो उसके स्टॉक जैसे बीजेपी, मान लीजिए देखिए बीजेपी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस टाइम पे, जैसा हम पूरे देश दुनिया में देख रहे हैं, और हायर चांसेस हैं कि शायद बीजेपी ही आएगी वापस पावर में, और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। जिस दिन आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आते जाने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा एकदम से। उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर्स है जो बहुत बढ़िया पैसा बना जाते हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज चढ़ेगा स्टॉक ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं, तो वीडियो को यहीं पे आप विराम देते हैं। तो ये सारी चीजें प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमने आज आपके साथ शेयर करी है, एक्सपीरियंस से शेयर करी है, और काम ही आएंगी ये सारी चीजें। आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जिससे आपका घाटा होगा। बिल्कुल। और भाई नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, जैसे हमने बोला कि अगर म्यूचुअल फंड SIP पे आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में हमें छोड़ दीजिए कि भाई हाँ चाहिए, उसके लिए आप यस लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, म्यूचुअल फंड या SIP खाली लिख देंगे वो भी चलेगा, ठीक है, कमेंट में इतना लिख दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर नेक्स्ट वीक में आपके लिए वीडियो लेके आएँ। और पीछे मैं फिर से याद दिलाऊँ आपको, पीछे हमारे गेस्ट की एक जगह खाली है, सो कौन कौन उसे भरना चाहता है प्लीज़ हमें DM करें गो एक्सप्लोर फॉर यू के इंस्टाग्राम पे, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, देन विल रीच आउट हिम एंड डेफिनेटली विल इनवाइट हिम टू जॉइन अस पॉडकास्ट विद अस। तो उनको इनवाइट करेंगे, आप आइएगा और बैठ के चिल करेंगे, हम तो चिल ही करते हैं, शेयर करेंगे यार अपने एक्सपीरियंसेस। भाई बुढ़ापा आ गया, बच्चा क्या है यार, हुक्का गुड़गुड़ करना नहीं है, तो बैठ के बातें ही करनी है, और क्या करना। जिनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करेंगे, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट ईयर में अगर ये आपने पॉडकास्ट अच्छे चलाए, अच्छे इनको प्यार दिया, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं अपने पूरी लाइफ की पूरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ, कितनी सारी गलतियां मैंने की हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये गलतियों का पुतला है मेरा,
इतनी सारी गलतियां मैंने करी हैं अपने जीवन में, गलती कर करके सीखी है। हमारे यहाँ कहावत है, कटे नाई का सिक्का जाट का। तो भाई वो मैं खुद ही गलतियां इतनी सारी करी हैं कि मैं खुद कर करके सीखी हैं, दूसरों की सीख लेके नहीं सीखी हैं। पता नहीं मेरी बुद्धि ऐसी है, बेकार बुद्धि कह लो, चाहे मोटी बुद्धि कह लो, कुछ ही कह लो, नहीं मैं करके देखूंगा भाई। मेरा ऐसा मानना है, अगर ये गलती मुझे पता, हाँ वो जा रहा है, आगे गड्ढा है, गिर जगह साइड में चलना, मैं चल के देखूंगा भाई, उस पर को कूद कर जाऊंगा, गिरूंगा या नहीं गिरूंगा। तो वो वाली बुद्धि मेरी है। और लास्ट में एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ भाई, देखो जो भी सारी चीजें बताई हैं अपनी एक्सपीरियंस से बताई है, हम शायद गलत भी हो सकते हैं, हाँ, हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है जो शायद आपको लगे कि नहीं ये तो गलत चीज बोल रहे हैं। तो सब लोग समझदार हैं, अपना खुद भी उस चीज को सोचिए। हम इस पॉडकास्ट को इसलिए बहुत नेचुरल फॉर्मेट में बोलते हैं कि भैया जो दिमाग में समझ आता है यार वो बोल दो, बता दो। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती यार, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कभी लगे कि हमने कोई चीज़ गलत बोल दी है तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। हम हमेशा हालांकि ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कोई ऐसी चीज़ ना बोलें कि शायद किसी को गलत लगे, बट अगर किसी को लगे तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी उसके लिए, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट हम भी ध्यान रखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू गाइस। गाली वाली ना दे, हम ये कोशिश करते हैं, पर बाई चांस फ्लो में निकल जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, इधर उधर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसे अनकट रखते हैं। मैं इसमें कटिंग वटिंग कुछ नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा ही पोस्ट कर देते हैं हम लोग। कोई इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते कि यहाँ से ये काटो वहाँ से वो काटो ना। अनकट में जो मजा आता है ना वो कटिंग करके नहीं आता मजा, ठीक है। ये कोई पिक्चर तो है नहीं एडिट करके डालनी है हमने, राइट, बराबर। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।